सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको यह याद रखना चाहिए कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो सेना दिवस साथियों 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि विश्व मलेरिया दिवस साथियों कब मनाया जाता है। क्या विश्व मलेरिया दिवस की अगर बात करें ये कब मनाया जाता है, तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है ना। उसके अलावा अगर 16 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो साथियों विजय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 दिसंबर को साथियों विजय दिवस मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 16 सितंबर को मनाया जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह के भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यानी कि भारत का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन ऐसे भारतीय हैं जिनको साथियों दिया गया था, मुझे बताइए। यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई साथियों कौन थे? इनको तो आप साथियों कभी भूल थोड़ी ना सकते। ये तो चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। क्या साथियों? ये चौथे नंबर के कौन थे साथियों? प्रधानमंत्री थे, है ना। तो ये पहली बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इनको साथियों दो तरह के पुरस्कार दिए गए। एक तो जो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार था साथियों, जिसको क्या कहा जाता है, 1990 में ये इनको दिया गया, जिसको कहा जाता है साथियों निशान ए पाकिस्तान। क्या कहा जाता है साथियों? इस पुरस्कार का नाम क्या है? निशान ए पाकिस्तान। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1990 में निशान ए पाकिस्तान किसको दिया गया था, तो मोरारजी देसाई को दिया गया था। और मोरारजी देसाई को साथियों भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको भारत रत्न साथियों 1991 में दिया गया था। तो इन्हीं दोनों पुरस्कार की तो साथियों बात चल रही है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यहां पर साथियों राष्ट्रपति नहीं आना चाहिए था, यहां पर पद अगर आ जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के पद के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो साथियों विजय लक्ष्मी पंडित थी, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहां पर संयुक्त राष्ट्र की बात आई है, तो अगर मैं आपसे पूछूं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और साथियों 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों तीनों बातें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान समय में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं साथियों, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि ISS ये किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर इसको हम लोग बताएं कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो जाएगी, जिसको हिंदी में क्या कहा जा सकता है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। क्या साथियों? एक तरीके से अगर अगर हम लोग बात करें तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसको साथियों हम लोग कह सकते हैं। हिंदी में इसको ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कह रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको साथियों यहां पर मालूम होना चाहिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथियों जुंको तेवई आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर बछेंद्री पाल की अगर बात करें, तो अगर आपसे यह पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल आपको बताना था, है ना। चलिए, तो जुंको तेवई आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ये सातों शक संवत पर ही आधारित है। कह रहे कि इसके अनुसार पहले महीने का नाम क्या है, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया गया था। तो सिर्फ आपसे इतना पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार, यानी कि शक संवत पर आधारित है, राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है? तो भैया इसका नाम, पहले महीने का नाम चैत्र है। क्या है साथियों? चैत्र है। उसके बाद देखिए कह रहे साथियों दबाव की एसआई इकाई क्या होती है, बताइए। तो दबाव की एसआई इकाई साथियों क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों के सभी सवाल आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको ये सवाल डिक्टो देखने को मिलेंगे। कह रहे कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है, क्या जब
एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो द्रव्यमान नहीं, संवेग, गति, दिशा, मैं कहूंगा दिशा परिवर्तित हो जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है? तो यहां पर अगर बात करते साथियों एक पुस्तक की, द लाइफ ट्री पुस्तक किसकी है? तो ये डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा साथियों लिखी गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है साथियों? ये युवराज सिंह की पुस्तक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से, अब यहां पर खाली जगह में आपको ऑप्शन बताने, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? कि गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में होता है, नहीं। रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉइल में होता है, नहीं। बॉयलर भट्टियों में होता है, बिल्कुल सही सा। तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि संतुलित रासायनिक समीकरणों के द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है? मैं कहूंगा हाँ या ना। सही जवाब होगा या ना गलत होगा? या आवोगाद्रो का नियम होगा, सही या गलत? गैसीय आयतनों का नियम या गुणित अनुपातों का नियम? तो ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ब्राउनियन गति की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों, बताइए। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा साथियों इसकी खोज की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो साथियों उस चरण का नाम क्या है? मेटाफेज उस चरण का नाम है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो साथियों क्या नाम था उसका? साइनोबैक्टीरिया था। साइनोबैक्टीरिया आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए जिन सवालों के आने की संभावना है आपके एग्जाम में, मैं आपको वो सवाल करवा दे रहा हूं। बाकी साथियों आप समझदार हैं, आप अच्छा बुरा जानते हैं, है ना? तो सभी चीजें साथियों मैं आपको बता दे रहा हूं, बस इनको आप लोग तैयार करते रहिए अगर आप साथियों वाकई में एनटीपीसी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए करके कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस कहा जाता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? हीमोडायलिसिस है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो इस सवाल का जवाब आपका जो होगा वो मार्सिलिया हो जाएगा। क्या साथियों? मार्सिलिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागण को साथियों क्या कहा जाता है? एनिमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? एनिमोफिली कहा जाता है। उसके बाद देखिए आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो अगर आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जाए, आधुनिक कंप्यूटर का जनक नहीं, आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछा जा रहा है, तो एलन ट्यूरिंग आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को क्या कहा जाता है? तो साथियों इन निर्देशों को प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? प्रोग्राम कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के लिए संरक्षण एवं वैकल्पिक आजीविका का संवर्धन करता है, ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा ये तो ओडिशा में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कीटनाशक डीडीटी, इसका आविष्कार किसने किया था मुझे बताइए। तो इसके आविष्कार की अगर बात करें साथियों, पाल हरमन मूलर इनका नाम है और पाल हरमन मूलर ने ही कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध साथियों अवध को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? तो कोसल इसको कहा जाता था। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? कोसल आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया था? तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, है ना? मोहम्मद बिन तुगलक आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के यहां पर खाली जगह है, आपको बताने कौन सा ऑप्शन आएगा। कह रहे कि शुरू बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, यानी कि कुछ यहां पर दिक्कत है, यहां पर होना ये चाहिए था आखिर
जो आपका साथियों राजस्व प्रणाली है, राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो साथियों बॉम्बे डेक्कन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई जो राजस्व प्रणाली थी ना, इसको रैयतवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल। अब यहां पर ये सवाल बहुत शानदार है साथियों आपके लिए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, कह रहे कि साइमन कमीशन का भारत आना कब हुआ था। तो कुल मिला के अगर बात करें साइमन कमीशन कब भारत आया था, तो साथियों 1928 में भारत आया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, क्रिप्स मिशन का भारत आना, ये क्रिप्स मिशन साथियों कब भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन की अगर बात करें ये साथियों 1942 में भारत आया था, है ना। तो देखिए अब यहां पर अगर बात करें पहले का क्या हो जाएगा, पहले का ये बी हो जाएगा, तो यहां पर बी आ जाएगा। और दूसरे का क्या हो जाएगा साथियों, दूसरे का यहां पर सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, 1919 में हुआ था, है ना। तो यहां पर साथियों ए आ जाएगा। और चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी साथियों, 1922 में घटित हुई थी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो कुल मिला के बी क्या आ जाएगा, बी सी ए डी। तो बी सी ए डी कहां पर लिखा हुआ, बी सी ए डी तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, बी सी ए डी। तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो पहली अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहली अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। तो यहां पर आपका साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग 2 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पेट्रोलॉजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पेट्रोलॉजी के संबंध में देखिए यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, बिल्कुल। यह एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ ईंट होता है, नहीं। यह हिमनदों के निक्षेपों से बनी हुई अवसादी चट्टान है, नहीं। शैली है, नहीं। यह पेट्रोलियम की उत्पत्ति, संरचना, संगठन, नहीं साथियों। मैं कहूंगा सबसे सटीक यहां पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल करके पंपास, स्टेपीज, सवाना और प्रेरीज ये सभी प्रसिद्ध नाम है, झरनों के नहीं, चक्रवातों के नहीं, अमेरिका में स्थित झीलों के नहीं साथियों, ये सारे के सारे घास के मैदानों के नाम है, ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ ये किस राज्य में स्थित है। तो जो बादाम पहाड़ है ना साथियों, ये कहां पर स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है। कहां पर साथियों, ये ओडिशा में स्थित है। उसके बाद देखिए करके किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। तो आपको यहां पर साथियों याद रखना है, जो नरसिम्हन समिति थी ना, नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए ही किया गया है। उसके बाद देखिए करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना ये कब शुरू की गई। तो साथियों ये कब शुरू की गई, ये जुलाई 2014 में शुरू की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है करके कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। तो इनमें से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है साथियों, मैं कहूंगा भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखिए करके राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो राजा रवि वर्मा की अगर बात करें ये किस क्षेत्र में साथियों प्रसिद्ध थे, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है साथियों, बताइए। तो आप लोग को याद रखना है साथियों चित्रकारी से संबंधित है ये राजा रवि वर्मा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए करके हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों, करंट अफेयर के सवाल यहां पर आप लोग देख लीजिए। आप लोग को याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। उसके बाद देखिए करके कहां विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। तो साथियों कहां पर किया गया है, नोएडा में किया गया है। नोएडा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए करके किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। तो ट्रेन में भारत का पहला एटीएम जो लगाया है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगाया गया है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए गैबोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों गैबोन की बात चल रही है, तो गैबोन में राष्ट्रपति का जो चुनाव जीता है वो ब्राइस ओलिगी नगुएमा के द्वारा जीता है। यानी कि गैबोन देश के राष्ट्रपति यही बन गए हैं, ब्राइस ओलिगी नगुएमा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मानवता की पालना गुफाएं फिर खुली हैं। तो कहां पर है साथियों, किस देश में है ये ऑस्ट्रेलिया में है, इंडोनेशिया में है, दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये कहां पर है साथियों, ये दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए करके किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है।
तो यहां पर अगर बात करें साथियों, पेरू देश के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका नाम था ओलांटा हुमाला। इनको धन शोधन के मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके किसे न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा ने किसको भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया है। साथियों यहाँ पर खाली जगह होगी, कुल मिला के आपको बताना है। तो एम्स दिल्ली यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है कि जो न्यूज़ वीक और स्टेटिस्टा है, इसने एम्स दिल्ली को, ठीक है ना, जो एक तरीके से ये भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के रूप में साथियों घोषित किया गया है। एम्स दिल्ली को किसने किया है? न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा ने। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो यहां पर तमिलनाडु आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उसके बाद देखिए करके कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार साथियों बना है, मुझे बताइए। तो अमेरिका आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका देश बना है। करके शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है। तो साथियों कहाँ की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है? मैं कहूंगा बनारस आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है। उसके बाद देखिए करके किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? तो किस देश ने संभाली है साथियों? संयुक्त अरब अमीरात ने संभाली है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य सरकार द्वारा 2030 तक 20,000 मेगावाट हरित ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका राइट आंसर जो होगा साथियों वो तेलंगाना के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, अब यहां से साथियों आपके सामने कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं? साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो डायरेक्शन वाला सवाल है। आप सभी लोगों को साथियों मालूम है कि डायरेक्शन वाले सवाल को किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जो आपका दायां हाथ होता है ना, ये साथियों सीधा हाथ होता है। क्या? जो दायां हाथ होता है वो सीधा हाथ होता है, और जो साथियों बायां हाथ होता है वो आपका उल्टा हाथ होता है। तो अगर ये आपको मालूम है और आपको साथियों उत्तर पूरब दक्षिण का ज्ञान है, तो मैं कहूंगा डायरेक्शन वाला पूरा चैप्टर आप बड़े ही आराम से कर लोगे। तो इस सवाल की अगर हम लोग बात करें साथियों, इस सवाल में आपसे कहा गया है सबसे पहले कि लोकेश पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। मैं आपको बतला देता हूं। देखिए मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में यहां पर बैठे हैं, तो आपका उत्तर हमेशा साथियों ये ऊपर वाला होता है, आपका दक्षिण ये नीचे वाला होता है, ये आपका साथियों पूरब होता है, और ये आपका साथियों पश्चिम होता है। उत्तर की तरफ कहा जाए तो इधर चलना है आपको। तो पूरब की तरफ कह रहा है, मान लीजिए साथियों अभी क्या, अभी आप यहां पर हैं, पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलना है, ये पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चल गए। फिर बाएं मुड़ना है, यानी कि उल्टे हाथ पर मुड़ना है और 3 किलोमीटर चलना है। तो बाएं मुड़ना है साथियों और 3 किलोमीटर ये चल दिए आप। कह रहे कि फिर से बाएं मुड़ना है और 4 किलोमीटर चलना है। तो फिर से बाएं मुड़ेंगे, उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे और 4 किलोमीटर यहां तक आ जाएंगे। कह रहे कि अब उसके सामने की कौन सी दिशा है और वापस आरंभ बिंदु तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की जाने वाली न्यूनतम दूरी कितनी है? यानी कि यहाँ की दूरी आपसे पूछी जा रही, भाई यहाँ की दूरी तो साथियों 3 किलोमीटर है, क्योंकि जब ये 3 किलोमीटर है तो साथियों ये भी 3 किलोमीटर होगी। उसके अलावा क्या पूछा गया था कि अब उसके सामने की कौन सी दिशा है ना, ठीक है, मतलब ये जो इधर आ रहा है इसके सामने की कौन सी दिशा है? तो ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा पश्चिम होती है। तो पश्चिम और 3 किलोमीटर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो किसी तरह से अन्य विकल्पों से अलग है। गुजरात, सूरत, अहमदाबाद या राजकोट। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, ये एक क्या है? शहर है। ये भी एक शहर है, ये भी एक शहर है, लेकिन गुजरात एक शहर नहीं है। गुजरात क्या है? गुजरात एक राज्य है। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सोहन ने राजू से कहा, कल मैं तुम्हारी माँ के पिता, ये बहुत शानदार सवाल है, करके कल मैं तुम्हारी माँ के पिता के इकलौते नातिन सुनीता से मिला था। राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। तो राजू का सुनीता के से क्या संबंध है, यानी कि सुनीता क्या कहेगी राजू को, ये आपको बताना है। तो कुल मिला के जैसे जैसे जो जो कहा जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। सोहन ने राजू से कहा, क्या साथियों ये सोहन कह रहा है, क्या कह रहा है साथियों? सोहन कह रहा है किससे? राजू से कह रहा है। कह रहा है कि सोहन कह रहा है कि कल मैं तुम्हारी माँ के पिता, देखिए राजू की माँ होंगी, राजू की ये क्या हो जाएंगे? राजू की माँ के पिता। राजू की माँ के पिता कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे राजू के माँ के पिता के इकलौती नातिन सुनीता से मिला था। यानी कि इसकी पिता, यानी कि इनकी नातिन कौन हो जाएंगी साथियों? इनकी नातिन की अगर हम बात करते हैं,
तो साथियों कहीं ना कहीं देखिए ये क्या हो गई, ये माता जी हो गई, राजू की माता हो गई, और ये माता जी के पिता हो गए, तो कहीं ना कहीं इनकी बेटी ही तो होंगी साथियों, सुनीता। ठीक है ना, सुनीता जो होंगी, सुनीता इनकी बेटी ही तो हो जाएंगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहने के राजू ने कहा कि उसकी माँ, राजू कह रहा है, ये राजू कह रहा है कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अच्छा भैया, इकलौती संतान है, यानी कि ये जो है ना पिता, ये एक इकलौती संतान है इनकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा जा रहा है कि राजू का सुनीता से क्या संबंध है, यानी कि सुनीता क्या कहेगी राजू को। तो सुनीता क्या कहेगी साथियों राजू को, कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं, ये तो एक तरीके से क्या कहेगी साथियों, भाई ही तो कहेगी। तो भाई कहेगी, भाई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूं। इस सवाल को देखिए, ये भी साथियों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे हैं कि अनीता की माँ का भाई, अनीता की माँ का भाई बीना के पिता का बेटा है। अच्छा भाई, बीना के, है ना, बीना के दादा के दो बेटे हैं और एक बेटी है, तो अनीता की माँ बीना से कैसे संबंधित होंगी। ये सवाल में क्या है साथियों, कुछ नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। पहले नंबर पर कहा गया है कि अनीता की माँ का भाई, तो अनीता मान लीजिए साथियों ये हो गई, है ना। क्या कहा गया, अनीता की माँ की बात चली, तो अनीता की माँ ये हो जाएंगी। अनीता की माँ का भाई, तो अनीता की माँ का भाई कौन हो गया, मान लीजिए ये हो गया। अनीता का माँ का भाई जो है ना, ये बीना के पिता का बेटा है। मान लीजिए साथियों बीना आपकी ये हो गई, बीना की अगर बात करते हैं साथियों, बीना ये हो गई, बीना के पिता, मान लीजिए बीना के पिता ये हो गए, बीना के पिता का भाई बेटा है। क्या, बीना के पिता का बेटा, यानी कि ये जो भाई होगा ना, अनीता की माँ का भाई जो होगा ना, ये बीना के पिता का बेटा है, यानी कि ये साथियों बेटा हो जाएगा इनका, है ना। तो अब आप समझ गए साथियों, तो ये मेरे ख्याल से ये बहन होगी, ये दोनों लोग भाई भाई होंगे, और ये इनका बच्चा ये दादाजी हो जाएंगे। कहने के बीना के दादा, तो बीना के दादा तो ये होंगे, बीना के दादा के दो बेटे, ठीक है, एक बेटा ये है, एक बेटा ये है बीना के दादा का, और एक बहन ये हो जाएगी, एक बेटी है उनकी, बहन हो जाएंगी एक, बहन मतलब इन दोनों की हो जाएंगी, बेटी हो जाएंगी बीना के दादा की। बीना के दादा के दो बेटे हैं, एक ये और एक बेटी है, एक बेटी ये हो जाएगी। कह रहे कि अनीता की माँ, यानी कि अनीता की माँ ये होंगी, बीना से कैसे संबंधित है, बीना क्या कहेगी अनीता की माँ को। तो भैया बीना के पिता की बहन है ये, तो पिता की बहन को क्या कहा जाता है साथियों, बुआ कहा जाता है। तो बुआ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है भाई, बहुत बढ़िया। ए नहीं बल्कि सी वाले में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कथन और निष्कर्ष वाला ये सवाल है। इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए और मुझे आंसर आप लोग यहां पर बता दीजिए। आपसे क्या कहा जा रहा है साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि सभी जो बत्तख हैं वो कौन है, वो साथियों बाघ है। तो जैसा जैसा सवाल में कहा जाए वैसे वैसे करते जाइए। तो बत्तख को बाघ बताया गया है, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये बत्तख हो गई, और कह रहे कि सभी बत्तख जो है ना वो क्या है, वो साथियों बाघ है। तो सभी बत्तख क्या हो गई, बाघ हो गई। कहने के सभी बाघ बंदर हैं, ये सभी बाघ जो होंगे ना, ये सभी बाघ जो होंगे वो साथियों बंदर हो जाएंगे। कहने के सभी बंदर जो होंगे, सभी बंदर ये क्या हो जाएंगे, सभी बंदर गाय हो जाएंगे। तो सभी बंदर गाय हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर साथियों सही है और कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर जो है ना वो साथियों गलत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए कहने के सभी बाघ गाय हैं, सभी बाघ गाय हैं, बिल्कुल गाय के अंदर बाघ हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बंदर बत्तख हैं, सभी बंदर बत्तख नहीं हो सकते साथियों, कुछ बंदर बत्तख हो सकते, इतने बंदर बत्तख हो सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा वाला। सभी बत्तख गाय हैं, सभी बत्तख की अगर बात करें, सभी बत्तख गाय हैं, बिल्कुल साथियों गाय के अंदर बत्तख हैं, ये सही हो जाएगा। सभी गाय बाघ हैं, सभी गाय बाघ कैसे हो सकते हैं भैया, इतनी गाय थोड़ी ना बाघ हो जाएंगी, तो कुछ कुछ गाय बाघ हैं, ये हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा, सभी गाय बाघ हैं। तो पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, पहला तीसरा निष्कर्ष सही है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो आपका डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, फिर से एक यहां पर सवाल जो आपके सामने है वो कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। क्या आपसे कहा जा रहा है कि सभी तबले वाद्य यंत्र हैं, तो मान लीजिए साथियों ये तबले हो गए और सभी के सभी तबले क्या हो जाएंगे, वाद्य यंत्र हो गए।
उसके बाद करके सभी वाद्य यंत्र जो है ना वो क्या है, वो पियानो है। तो सभी वाद्य यंत्र क्या हो गए साथियों, पियानो हो गए। अब निष्कर्ष को देखिए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है यहाँ पर और कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर साथियों गलत है। चलिए, कहने के सभी पियानो वाद्य यंत्र, भैया सभी पियानो वाद्य यंत्र नहीं हो सकते, इतने पियानो वाद्य यंत्र थोड़ी ना हो जाएंगे। हाँ, कुछ पियानो वाद्य यंत्र हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी तबले पियानो है, बिल्कुल साथियों सभी तबले पियानो है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा सही है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बी जिनका आंसर है उनका आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि घड़ी का संबंध जैसे समय से थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। घड़ी साथियों समय को चेक करता है, थर्मामीटर किसको चेक करता है, तापमान को चेक करता है। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अगला कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट है आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छे तरीके से साथियों इस सवाल को देखिए और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो रिलेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर वही रिलेशन इनमें से किस ऑप्शन में है। तो सबसे पहले डी यहाँ पर है, डी से साथियों एच हुआ है तो मैं कहूंगा 4 बड़ा है। एच से यहाँ पर एल हुआ है, फिर से मैं कहूंगा 4 बड़ा है। और पी से यहाँ पर टी हुआ है, यहाँ पर भी 4 बड़ा है। क्या यहाँ पर भी 4 बड़ा है? देखिए जरा, एम से क्यू हुआ है 4 बड़ा है, एस से डब्ल्यू हुआ है 4 बड़ा, ओ से एस हुआ है साथियों 4 बड़ा है। यानी कि कुल मिला के हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें 4 की बढ़ोतरी हो रही है। देखिए एस 19 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, 4 बड़ा है। ई 5 पर होता है, ओ 15 पर होता है, 4 नहीं बड़ा है, ये आंसर नहीं हो सकता। एस 19 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, 4 बड़ा है। के से ओ हुआ है 4 बड़ा है, एफ से जे हुआ है 4 बड़ा है। यानी कि हमारा जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नंबर सीरीज वाला साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि सबसे पहले 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 69 है और उसके बाद 280 है और उसके बाद अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या आ सकता है, बस इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें 9 से 10 हुआ है तो मैं कहूंगा यहाँ पर 1 बड़ा है। अच्छा 10 से यहाँ पर 22 हुआ है तो यहाँ पर कितना बड़ा है। तो अगर 10 से 22 हमें बनाना है, पहले तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगी और फिर हमें 2 जोड़ देना पड़ेगा। अच्छा 22 से 69 कैसे हुआ, मैं कहूंगा 22 की गुणा जब आप 3 से करोगे तो 66 आ जाएगा और फिर उसमें 3 जोड़ दोगे तो 69 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 2 से गुणा की, 3 से गुणा की, तो जाहिर सी बात है इसकी गुणा 4 से करेंगे और मेरे हिसाब से 4 जोड़ देंगे तो 280 आ जाएगा। लेकिन अभी हमें पता नहीं है, ऐसा है हम इसके हिसाब से कर रहे हैं। तो 69 चौक कितने होते हैं, सबसे पहले देखिए जरा, 4 नहीं आपके 36 हो जाएंगे, 6 चौक 24, 25 26 27 हो जाएंगे। अगर इसमें 4 जोड़ते हैं तो कितने, बिल्कुल 280 आ जाएंगे। यानी कि हमें इसमें अब 5 की गुणा करना पड़ेगी और 5 ही साथियों जोड़ना पड़ेंगे। तो इसको कर लीजिए, 5 से गुणा 40 हो जाएगा, गुना 10 और 14 हो जाएगा। यानी कि 1400 यहां पर तो आ रहा है और 1400 में अगर 5 जोड़ते हैं तो साथियों 1405 यहां पर आ जाएगा। क्या 1405 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही। अच्छा ये 9 से 10 कैसे हुआ था? ऐसे हुआ था कि यहां पर 1 से गुणा की गई होगी और फिर 1 जोड़ा हो गया होगा, तो 9 कम 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। समझ गया ना? चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कहा जा रहा है साथियों 3 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 243 है। तो अगले नंबर पर साथियों यहाँ पर क्या आ सकता है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए देखिए कहा गया है कि 3 है सबसे पहले, उसके बाद 27 है, उसके बाद 243 है, उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है मुझे बताइए। देखिए अगर 3 की गुणा 9 से करेंगे तो 27 आता है, इतना मुझे पता है। क्या 27 की गुणा अगर 9 से करेंगे तो भी साथियों 243 आता है? देखिए सरा जरा, 7 नीम 63 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 और 24, बिल्कुल साथियों 243 हो गया। यानी कि 9 से गुणा की तो जाहिर सी बात है इसकी भी 9 से ही गुणा करेंगे। तो 243 की 9 से अगर गुणा करेंगे तो 9 3 आपका 27 हो गया, 9 चौक आपका 36 हो गया, 36 37 38 हो गया और 9 दूना आपका 18, 18 और साथियों 21। यानी कि क्या 2187 कहीं ऑप्शन में है, आपको दिख रहा होगा 2187 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक निश्चित कूट भाषा में GREEN यानी कि ग्रीन को कुछ नंबर्स के रूप में लिखा जाता है, ब्लू को कुछ नंबर्स के रूप में लिखा जाता है। तो व्हाइट को साथ कैसे लिखा जाएगा, कुल मिला के आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए वैसे तो जी तो यहाँ पर साथियों 7 पर आता है, आर 18 पर आता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही लिखा हुआ है। कैसे साथियों लिखा हुआ है? देखिए मुझे साथियों यहाँ पर जब मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जी का अपोजिट जो होता है, जैसे कि ए का अपोजिट साथियों जेड होता है,
ए का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, वैसे जी का अपोजिट टी होता है। और टी जो आता है ना साथियों वो 20 नंबर पर आता है, तो इसलिए जी की जगह पर साथियों 20 लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं साथियों आर, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, और आई जो होता है वो साथियों 9 पर आता है, इसलिए 9 यहां पर लिखा हुआ है। ई की अगर बात करें, ई का अपोजिट वी होता है और वी का अपोजिट साथियों 22 होता है, इसलिए यहां पर 2 बार ई लिखा है ना, तो 2 बार 22 22 लिखा हुआ है। एन का अपोजिट एम होता है और एम का अपोजिट एम होता है, और एम 13 पर आता है। तो क्या यहां पर भी वही चीज है, देखिए बी का अपोजिट वाई और वाई आता है 25 नंबर पर, यानी कि अब आपको साथियों कोई दिक्कत नहीं, आप लॉजिक आप समझ चुके हैं। यानी कि डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू का अपोजिट डी, और डी आता है 4 पर। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, एस हो जाएगा, और एस आता है 19 पर। आई की अगर बात करते हैं साथियों, आई की अगर बात करें साथियों, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आर आता है साथियों 18 पर। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, मुझे बताइए। टी की अगर बात करें, टी की अगर बात करें साथियों, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और जी जो आता है वो 7 पर आता है। ई का अपोजिट वही 22 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये नंबर आपको बताना है साथियों कहां पर लिखा हुआ है, 41 है, 9 है, सॉरी 4 है, 19 है, 18 है, 722 है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, ये मेरा फेवरेट सवाल है और एग्जाम में ये जरूर आता है आपके एग्जाम में। कह रही कि शी इज ब्यूटीफुल को मैट मैग मग बिट लिखा जाता है, और ब्यूटीफुल एंड वाटर को बिट कैप लैन लिखा जाता है। ये मुझे ढूंढने में बहुत अच्छा लगता है कि ब्यूटीफुल यहां पर आपसे पूछा गया, तो अब मुझे ढूंढना है कि ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा। अब देखिए एक तो ब्यूटीफुल यहां पर है ये, और एक ब्यूटीफुल यहां पर है ये, यानी कि ब्यूटी देखिए और अलग अलग है। शी इज यहां पर नहीं है और शी इज यहां पर नहीं है, तो कुल मिला के ब्यूटीफुल का कोड इसमें होगा, है ना, और साथों इसमें भी ब्यूटीफुल का कोड होगा। तो देख लीजिए इनमें क्या सेम है, क्या मैट इसमें है, मैं कहूंगा नहीं, तो मैट ब्यूटीफुल का कोड नहीं होगा। क्या MUG इसमें है, नहीं है, मैं कहूंगा मग भी साथियों ब्यूटीफुल का कोड नहीं होगा। क्या बिट इसमें है, बिल्कुल साथियों बिट इसमें भी है, और बिट इसमें भी है, और ब्यूटीफुल इसमें भी है, ब्यूटीफुल इसमें भी है, यानी कि ब्यूटीफुल का कोड क्या हो जाएगा साथियों, बिट हो जाएगा। और बिट कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एल का अभिप्राय प्लस है, यानी कि एल जहां पर देखने को मिले प्लस लिख देना। एम से अभिप्राय क्या है साथियों, एम से अभिप्राय माइनस है, और एन से अभिप्राय क्या है, गुणा है, और पी की अगर बात करें, पी से अभिप्राय क्या है साथियों, भाग है, तो यहां पर भाग आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आपके सामने 2 लिखा है, 4 लिखा है, और साथियों 21 लिखा है, और 3 लिखा है, और साथियों 6 लिखा है। इतनी बात आपको समझ में आई, कहिए बिल्कुल समझ में आई। तो यहाँ पर एन लिखा हुआ, एन का कोड गुणा है, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा। एल लिखा हुआ है, एल का कोड प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। और पी लिखा है, पी का कोड भाग है, तो भाग आ जाएगा। और ये के साथ अच्छा 3 अलग था, 6 अलग था, तो 3 अलग था साथियों, 6 अलग था। यहां पर अगर बात करें एम की जगह पर क्या है, माइनस है, और फिर 6, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, प्लस आपका 3 सत्ते 21 हो जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर 9 आ रहा है तो मैं कहूंगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, अभी साथियों रीजनिंग चल रही है, अभी कुछ देर बाद आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, और इसके बाद आपके मैथ्स के क्वेश्चन ही साथियों यहाँ पर स्टार्ट हैं। चलिए तो इन सवालों को भी आप लोग देखिएगा। पहले इस सवाल को हम लोग देख लेते कि आखिर इसमें लॉजिक क्या लगा है, कैसे ये सवाल आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए 18, 17, 16, 19 का लॉजिक लगा होगा, उसी प्रकार 31, 7, 12, 26 का लॉजिक लगा होगा। तो 25, 18, 20 को कैलकुलेट करके यहां पर क्या नंबर आएगा, बस इतनी सी बात आपको साथियों मुझे बताना है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है साथियों कि अगर इन दोनों नंबर को जोड़ोगे और इन दोनों नंबर को जोड़ोगे तो लगभग लगभग समान आएगा। एक बार देख लेते हैं साथियों, 17 और 18 कितना हो जाएगा, 7, 8, 15 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा। उसी प्रकार 9, 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 35 हो जाएगा। अच्छा इसको देखिए जरा, ये आपका 38 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8, 3, 38 हो जाएगा। यानी कि क्या ये दोनों मिलकर साथियों क्या आ रहा है, देखिए जरा 13, ठीक है ना, और ये साथियों 4, 43 आया। कि यहां पर भी 43 आना चाहिए। तो 20 में कितना जोड़े के 43 आ जाए, मैं कहूंगा साथियों कितना जोड़े के 43 आ जाए, ये आपको बताना है। चलिए तो अगर 23 यहां पर जोड़ते हैं, 20 और 23 कितना होता है साथियों, 43 होता है, तो यहां पर 23 नंबर आएगा, और 23 नंबर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अंडर रूट 196 है, उसके बाद अंडर रूट 107 तो है, लेकिन वही अंडर रूट किसके ऊपर चला जाता है, वही अंडर रूट साथियों एक तरीके से इसके 196 के ऊपर आ जाता है, और फिर वही अंडर रूट साथियों 214 के यहाँ पर आ जाता है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए ये तो 14 का स्क्वायर है, क्या है, 14 का स्क्वायर है, यानी कि ये 107 तो रहेगा, और ये क्या होगा साथ, देखिए आपको भी पता है 196 लिखा हुआ है, ये 14 का स्क्वायर है, यानी कि 14 गुणा 14 है। तो साथियों अगर अंडर रूट से बाहर निकालें तो खाली 14 बाहर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यहां पर साथियों 14 आ जाएगा। अब 107 और 14 कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 121 हो जाएगा, यानी कि अब इस पूरे की जगह पर साथियों 121 आ गया, और फिर ये क्या होगा साथियों, ये प्लस आपका 214 होगा। अब ये अगला स्टेप है, यहां तक तो समझ गया अपना। अब देखिए अंडर रूट में 214, अब ये 121 11 के स्क्वायर है, तो यहां पर सिर्फ 11 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों इसको जोड़ो जरा, 4 और 1 5 आपका हो जाएगा, और ये आपका साथियों 3 हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के साथियों इतनी बात आपको समझ में आई है। देखिए 214 35 तो नहीं होगा साथियों, है ना, 35 तो नहीं होगा, 214 और 11 कितना हो जाएगा, 5 2 और 2 225 होगा। ये मैंने कहाँ से लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 225 यहाँ पर हो जाएगा, तो 225 यहाँ पर आ जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि 225 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि 15 गुणा 15, तो सिर्फ 15 बाहर आ जाएगा। और 15 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके वो बड़ी से बड़ी संख्या मुझे बता दीजिए, क्या वो बड़ी से बड़ी संख्या मुझे यहां पर बता दीजिए जिससे 270 675 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो कैसे हो सकता है साथियों, ये आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, है ना। देखिए अब यहां पर अगर हम लोग बात करें ना साथियों, देखिए मुझे यहां पर साथियों ऑप्शन से इस सवाल को करना चाहिए। कैसे करेंगे साथियों, देखिए यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या कहिए, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ये है ना साथियों, यही है। तो साथियों हम सबसे पहले इसको देखेंगे ऑप्शंस की मदद से। तो बड़ी से बड़ी संख्या मान लीजिए वो 270 है, जिससे 270 और 675 और 1275 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो जब 270 को 270 से शेषफल बचोगे तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, है ना, जीरो शेषफल बचेगा। तो अगर 270 को 675 से शेषफल भागफल करें तो जीरो ही शेषफल बचना चाहिए, और जीरो शेषफल नहीं बचेगा, है ना। क्यों, क्योंकि 270 दुना होता है 540, और फिर साथियों फिर 675 नहीं आ पाएगा ना, बढ़ाओगे अगर 3 करोगे तो फिर तो मामला हिसाब किताब नहीं बनेगा, तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देख लीजिए, अब 270 से छोटा साथियों कौन सा है, ये वाला है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आपको मालूम होगा 135 की किससे गुणा करें कि 270 आ जाए। अगर हम साथियों 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक तरीके से अगर बात करें, देखिए 270 ये हो गया, और मान लीजिए 135 आपका ये हो गया, तो दूना कितना हो जाएगा साथियों आपका 270 ही तो हो जाएगा, 270 ही तो यहां पर हो जाएगा, यानी कि यहां पर कितना बच गया साथियों, 0 बच गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको अगर भागफल करो, यानी कि 135 है ना, 135 और 675 का, तो भी शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करें 135 पंजे कितने होते हैं साथियों, 675 होते हैं। अच्छा भाई यहां पर भी 0 आया है। अब इसको देखो 135 और भाग 1215, तो किससे गुणा की जाए साथियों, जरा मुझे बताइए। 1215 के साथियों किससे एक तरीके से करें कि यहां पर साथियों मामला यहां पर फिट बैठ जाए। तो अगर 9 से करेंगे साथियों तो 1215 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा यही तो हमारा जवाब हो जाएगा। बाकी अब इसको नहीं चेक करेंगे इसको, क्योंकि अगर इससे हो भी जाता है तो ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में ढूंढना थी जो कि 135 है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो वो संख्या मुझे बता दीजिए साथियों, वो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी बताइए। मान लीजिए वो संख्या x है, कितनी है साथियों, x। अच्छा इसको जरा सॉल्व कर लो आप। 47 दुना कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 94 हो जाएगा। 94 और एक 95, 95/2 और प्रतिशत लगाए तो 95/200 यहां पर आ जाएगा, है ना।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करें, अब आप लोग देख लीजिए, कहा यहां पर ये जा रहा है कि 47 इतनी वृद्धि की जाती है। अब देखिए इतनी वृद्धि की जाती है मतलब, अब इसका कहने का मतलब यह है कि इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, यानी कि 200 में 95 की वृद्धि की जाती है। तो जब साथियों 200 में 95 की वृद्धि की जाती है तो जाहिर सी बात है 295 हो जाएगा। तो 295 बटे 200 यानी कि x का 295 बटे 200 किसके बराबर है साथियों? 590 के बराबर है। तो आपको इसको कैलकुलेट करना, यहां से x का मान निकाल लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 590 गुणा 200 बटे साथियों क्या हो जाएगा? 295 यहां पर हो जाएगा। अब 5 से अगर कट करें तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा, 5 से कट करें 5 चौक 20 हो जाएगा, 59 एकम 59, 59 एकम 59। तो x बराबर कितना आ जाएगा साथियों? 400 आ जाएगा। और 400 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके दो संख्याएं हैं, है ना, दो संख्याएं हैं ए है और साथियों बी है, करके एक तीसरी संख्या से इतना इतना अधिक है। तो अगर बात करें, मान लीजिए तीन संख्याएं यहां पर साथियों दे रखी हैं, मान लीजिए तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। तो ए जो है ना ये 15% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी? 85% हो जाएगी। और ये 32% कम है, तो साथियों ये कितनी हो जाएगी? ये मेरे ख्याल से 68% हो जाएगी, है ना। इतनी इतनी हो जाएगी साथियों। इतनी बात अगर आपके सामने क्लियर है तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई, कहने की संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? तो ये कितने प्रतिशत कम है? जरा घटाओ इसको, 85 में से 68 घटाओ जरा, तो 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, यहां पर 1 जाएगा। तो मैं कहूंगा भैया 17 कम है। क्या 17 कम है? लेकिन इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। 17 कम है किससे? 17 कम है 85 से 17 कम है ना। तो इसको कैलकुलेट करो, 17 कम 17, 17 पंजे 85 हो जाएगा, 5 से कट होगा 20 आ जाएगा। यानी कि संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? तो मैं कहूंगा 20% कम है। तो ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 3900 को एल के जे के बीच बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है साथियों? ये लिखा हुआ है 1/2 1/2 और उसके बाद साथियों 1/3 और साथियों 1/4 इस अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो ऐसा करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी? जबकि तीनों को 3900 राशि प्राप्त हुई है। अगर कभी भी साथियों आपको इस टाइप से दे रखे हो ना साथियों, जैसे कि ये जो दे रखा है, इसको पता कैसे करोगे साथियों? आप देखिए मैं आपको बता देता हूं, 1/2 है ना, 1/3 और साथियों 1/4 यहां पर है। देखिए आप हमेशा करेंगे साथियों, ये जो नंबर लिखे 2 3 4 इनका आप एलसीएम निकाल लेंगे। 2 3 4 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, 2 से कट होगा इतना आ जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा। 2 से कट होगा 3 से कट, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि सब में साथियों 12 की गुणा हो जाएगी, सब में 12 की गुणा हो जाएगी। कितना निकलेगा? 2 छंग 12, कितना निकलेगा? 3 चौक 12, कितना निकलेगा? 4 तियां 12। तो आपका एल जो निकला है वो 6 निकला है, के जो निकला है 4 निकला है, जे जो निकला है वो 3 निकला है। अब आप बहुत आराम से निकाल लोगे। अगर कुल धनराशि 3900 रुपए है और आपसे यहां पर पूछी जा रही के की धनराशि कितनी है, के की धनराशि 4 है, तो 4 यहां पर आ जाएंगे, नीचे इन सब का योग आ जाएगा। कितना निकलेगा? 13 निकलेगा। 13 एकम 13, 13 तिया 39 हो जाएगा। 300 चौके कितना होता है साथियों? 1200 होते हैं। तो मैं कहूंगा 1200 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर का सवाल, और आज की इस वीडियो का ये अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि 3 संख्याएं हैं 2:5:7 के अनुपात में है, कहने कि और उनका योगफल 280 का आधा है। तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अरे भैया 280 का आधा तो 140 होता है, यानी कि इनका योगफल कितना बनेगा? 2x 5x 7x और 7x यानी कि 14x बनेगा। यानी कि 14x बराबर कितना है साथियों? 140 है। तो मैं कहूंगा x बराबर कितना हो जाएगा? 140/14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या ये है। x बराबर 10 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा साथियों? अच्छा, वर्ग, इसका मतलब वर्ग आपसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2x है। x बराबर 10 है, तो 2 गुणा 10 हो जाएगा, यानी कि 20 आपका आ जाएगा। और 20 संख्या का वर्ग पूछा जा रहा है, तो इसका वर्ग करोगे तो 20 गुणा 20 हो जाएगा, यानी कि 400 साथियों आपका आंसर हो जाएगा। और 400 कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।